नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की तारीख है 4 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारा पहला आर्टिकल है ऑपरेशन महिला सुरक्षा के बारे में। देखिए आपने अभी देखिए क्या देखा होगा कि जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे कि आपकी अगर कोई बस है या ट्रेन है या आपकी मेट्रो है, तो सभी में ना अभी जो अगर बस की अगर हम बात करें तो बस में भी आपकी महिलाओं के लिए क्या होता है कि वो बुक होता है, मतलब रिजर्व होती है, सीट रिजर्व होती है। ठीक है, उस पे सिर्फ महिला बैठ सकती है। ऐसे ही आपके ट्रेन में आपके कोचेज होते हैं महिलाओं के लिए रिजर्व के, उसमें सिर्फ महिला ही बैठ सकती है, आदमी कोई भी नहीं बैठेगा, मैन कोई भी नहीं बैठेगा। ऐसी मेट्रो में जो अगला डिब्बा होता है, मेट्रो की उसकी मूव करने की डायरेक्शन में अगला डिब्बा होता है, तो उस वो रिजर्व होता है महिलाओं के लिए, वीमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि कुछ आदमी इसमें चढ़ के बैठ जाते हैं, बस में रिजर्व सीट पे बैठ जाएंगे महिलाओं की, ट्रेन में महिलाओं के डिब्बे में घुस जाएंगे, ऐसे ही मेट्रो में महिलाओं के डिब्बे में घुस जाते हैं। तो इससे कहीं न कहीं आपकी जो वुमेन्स है, गर्ल्स है, उनकी कहीं न कहीं सिक्योरिटी सैक्रिफाइस होती है। सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए ऑपरेशन महिला सुरक्षा के अंडर लगभग 7,000 आदमियों को क्या किया है, उन्होंने गिरफ्तार किया है। किसने? रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स ने, जिसे हम आरपीएफ बोलते हैं, जिसका काम ही ये है कि रेलवे की इनकी सुरक्षा करना, रेलवे की एसेट्स की, रेलवे की अथॉरिटी की सुरक्षा करना, रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा करना, इन सब चीज़ों का पे ये चीज़ ध्यान देती है। तो इन 7,000 आदमियों को लगभग ये देखिए यहाँ पे 7,000 आदमियों को गिरफ्तार किया। इम्पोर्टेंट ये है कि महिला सुरक्षा दिवस के हम यहाँ पे ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा दिवस, सुरक्षा महिला, सॉरी, ऑपरेशन महिला सुरक्षा, मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। ऑपरेशन महिला सुरक्षा के अंतर्गत ये काम हो रहा है। दैट मीन्स के महिलाओं की सुरक्षा पे गवर्नमेंट, सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसी तरह से जो आपकी ट्रैफिकिंग होती है वुमेन्स की, गर्ल्स की, उसको भी रोका गया है। किसके अंडर? ऑपरेशन राहत के अंडर। तो यहीं पे ये बताएगा, अगर आप इस पिक्चर में देखें, कि लगभग 150 गर्ल्स को ऑपरेशन महिला सुरक्षा के अंतर्गत क्या नाम रेस्क्यू किया गया और 7,000 पर्सन को गिरफ्तार किया गया है, जो कि आपके रिजर्व कोच में चढ़ जाते हैं। और लगभग 5700 लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई है, एजुकेट किया गया है उन्हें कि आपकी महिला की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है और महिलाओं को क्या डूज़ और डोंट है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग। आगे बढ़ते हैं। अब इस महिला सुरक्षा ऑपरेशन महिला सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं। मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि बार-बार गलत मुँह से निकल रहा है। ये क्या है? पैन इंडिया ड्राइव है। पैन इंडिया ड्राइव का मतलब है कि पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो ऑपरेशन महिला सुरक्षा है उसको 3 मई से लेके 31 मई के बीच में लॉन्च किया गया था। उसे सेलिब्रेट किया गया है कि ये क्या करता है, वुमेन्स की सिक्योरिटी को एंश्योर करता है। इसके ऐसे कौन-कौन से और ऐसे ऑपरेशन चले जा रहे हैं जो हमारे, जैसे कि लेडी पैसेंजर जो होते हैं, जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, उनकी सुरक्षा को एंश्योर करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, तो मेरी सहेली, जो कि अभी भी ऑपरेशन है। ये पूरा पैन इंडिया इनिशिएटिव है, इसको चलाया गया था। मेरी सहेली में क्या था कि इंडियन रेलवे ने इसको लॉन्च किया था, इसको कि वुमेन्स की सिक्योरिटी को लेकर, कहाँ पे जेट रेलवे में जब वो ट्रेवल करती है, रेलवे हो या कहीं पे भी हो आपके बसेज में, तो मेरी सहेली के अंतर्गत सब आ जाता है। इंडियन रेलवे ने ये चलाया था। ठीक है। अगला यही आर्टिकल अभी आगे कंटिन्यू। अभी सबसे पहले हम जान लेते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या है? देखिए, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो क्या है? आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया है। यानी कि आर्म फोर्स है यूनियन ऑफ इंडिया की। ये एक तरह की सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि किसको, कौन इसको ओवन करता है? ये रेलवे, इंडियन रेलवे इसको ओवन करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है। इसका कब स्थापना हुई थी, कब ये बनी थी? इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1882 में एक तरह से इसका जन्म हुआ था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। उस टाइम पे क्या था, डिफरेंट डिफरेंट रेलवे कंपनीज थी, डिफरेंट डिफरेंट रेलवे डिपार्टमेंट थे। तो हर एक रेलवे डिपार्टमेंट को अपनी एसेट को, अपनी रेलवे को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए अलग अलग इसके गार्ड की वो की थी, मतलब शुरुआत की थी। मगर बाद में इसको एक तरह से रेगुलर बना दिया गया, अमेंडमेंट करके, वो सॉरी, एन एक्ट बना के, पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट बना के, तो इसको 1985 में एक तरह से रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो तब इसका नाम पड़ गया आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। फिर ये आरपीएफ रेगुलेशन एक्ट के अंदर, जो कि पब्लिश हुआ था 1966 में, इसमें इसको पूरा एक तरह से रेगुलराइज कर दिया गया। यानी कि इसमें इसे पावर कब दी गई?
जो आपका रेलवे प्रोटेक्शन अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966 है, उसमें इसमें पावर दी गई है। ठीक है, ये और जो इसके आपके डायरेक्टर जनरल है आरपीएफ के, वो कौन है? संजय चंद्रा है। ये इनका फोटो लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आरपीएफ। और इसका ये क्या जो थीम है, जो टैग लाइन है, थीम नहीं टैग लाइन है, यशो लभस्सु, इसकी आरपीएफ की टैग लाइन है। ठीक है, शुरू में तो क्या था कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सेफ्टी के लिए, जो आपकी रेलवे प्रॉपर्टी उसकी सेफ्टी की सिक्योर वो दी गई थी। मगर बाद में इसके एक्ट के थ्रू 1950 एक्ट के थ्रू इसे फिर क्या है कि क्या नाम मेंटेनेंस, जो पूरे फोर्स को मेंटेन किया जाने लगा, इसे आर्म फोर्स में तब्दील कर दिया गया, यूनियन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा पेंटेड लियोपार्ड गीक के बारे में, गीको के बारे में। पेंटेड लियोपार्ड गीको क्या होता है? एक तरह की छिपकली टाइप है, जैसा आप फिगर में देख रहे होगे, ये है पेंटेड लियोपार्ड गीको। ठीक है, और ये जो नीचे फिगर देख रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मेन हमारा आर्टिकल का फोकस ये है, पेंटेड लियोपार्ड गीको है। तो अभी रिसर्चर्स ने क्या आइडेंटिफाई किया है कि एक नई कलरफुल स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है, जिसका नाम है पेंटेड लियोपार्ड गीको। ठीक है, ये किस उसके इसका जो साइंटिफिक नेम है, यूवल फारिस पिक्टस, इसको भी बोलते हैं, यूवल फारिस पिक्टस भी बोलते हैं, जिसको पेंटेड लियोपार्ड गीको बोल रहे हैं। फाइंडिंग्स में क्या पाएगा, जो आपकी रिसर्च फाइंडिंग में क्या पाएगा कि जो पेंटेड लियोपार्ड गीको के जो मेंबर्स है, ठीक है, जो जीनस यूवल फारिस के जो मेंबर्स है, वो आपके डिफर करते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ई हार्डविकी को छोड़ के। देखिए, अब देखिए जो आपके यूवल यूवल फारिस जो आपका जीनस है, ठीक है, इसके जितने भी मेंबर है सब डिफर करते हैं आपस में, मगर एक मेंबर को छोड़ के, किस मेंबर को छोड़ के? ई हार्ड विकी, ई हार्ड विकी को छोड़ के ये सब डिफर करते हैं इसके। ई हार्ड विकी इसका मतलब इनसे रिजेंबल करता हो। अब आप देखिए, ई हार्ड विकी यहाँ पे ब्लैक कलर है, इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर है, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन इसकी स्ट्रिप है, यहाँ पे भी आपकी व्हाइट ब्राउन स्ट्रिप है, यहाँ पे फिर से चॉकलेटी कलर आ गया, इधर भी चॉकलेट कलर आ गया यहाँ पे। मतलब आप इसमें काफी हद तक इसको इससे रिजेंबलेंस देख रहे होंगे, इसका इससे रिजेंबलेंस देख रहे, तो इसलिए इसमें बोला गया कि ई हार्ड विकी को छोड़ के आपका इससे काफ़ी हद तक क्या ना, ये हार्ड विकी का काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस होता है। उसको छोड़ के जितनी भी इसकी स्पीसीज है, यूवल फारिस की जो आपका जीनस है, उसकी जितनी भी स्पीसीज मिलेगी ये लियोपार्ड गीको की, वो लगभग सभी डिफरेंट है। आप उसमें कोई समानता नहीं देखोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पेंटिलियम, ये जो नई स्पीसीज ये कहाँ पे लिव करती है, रहती है? ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहती है, जहाँ पे स्क्रब भी होता है और मीडोज भी होते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली नॉक्टरल होती है। नॉक्टरल उन्हें बोलते हैं जो रात को जागते हैं, रात को अपना खाना जुटाते हैं, रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, उनको नॉक्टरल बोलते हैं, यानी निशाचर, जिन्हें हिंदी में कह सकते हैं निशाचर बोलते हैं। इनका फॉरेजिंग उसी टाइम पे आपका तैयार करते हैं, अपना खाना पीना रात को ही तैयार करते हैं, यानी कि 10 मतलब जब शाम हो जाती है, दिन छिप जाता है, उसके बाद ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, रिसर्चर्स ने ये भी आइडेंटिफाइड किया, जो इसके स्पेसिमेन आइडेंटिफाइड किया, कहाँ पे मिले? ईस्ट इंडियन लियोपार्ड की को। ठीक है, इसे एज ए आइडेंटिफाई कैसे किया गया? ईस्ट इंडियन लियोपार्ड की को आइडेंटिफाई किया गया। जो इसकी नई स्पीसीज है, वो कहाँ पे कॉमन रूप से मिलती है? वो आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा के जो फॉरेस्ट है, उनमें कॉमन रूप से इनको देखा जा सकता है। अगर जियोग्राफिकली इन दोनों स्पीसीज की बात करें, जी ई आपका जो वाखाड़ी थी, ठीक है, और दूसरी थी आपकी ये लियोपार्ड की को, इन दोनों में क्या है, ये सेपरेट दिखती है। क्या नहीं, इन दोनों को कौन सेपरेट करती है? ब्राह्मणी रिवर सेपरेट करती है। अब ब्राह्मणी रिवर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपकी ब्राह्मणी रिवर है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये आपकी ब्राह्मणी रिवर हो जाती है। और ये आपका क्या है? ये आपका ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इस तरह से आप देखते स्क्रब भी देख रहे होंगे आप इसमें, जंगल पूरा देख रहे होंगे। ठीक है, कुछ कुछ सूखा वो मैदान भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये आपका तो ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं, जो आपका ये जीनस है, यूवल फेरिस जो जीनस है, इसमें 7 स्पीसीज होती है। देखा आप देख रहे होंगे, एक ये ये ठीक है, 7 स्पीसीज होती है। इनके सबके नाम याद रखनी जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए 7 स्पीसीज होती है। और देखो सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, अब इनके आईयूसीएन की कैटेगरी में इनको क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई? इन्हें नियर थ्रेटेंड बोला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गीकोज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गीकोज रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि आपकी धरती पे रेंगते हैं। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले प्राणी को रेप्टाइल्स बोला जाता है। ये सभी कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे ये नहीं मिलेंगे,
ये कलरफुल लिजार्ड्स यानी कि छिपकली टाइप होते हैं, मैंने शुरू में ही बता दी छिपकली टाइप होते हैं मगर कलरफुल रहती है। ये अपने आप को हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेती है, किस में, रेन फॉरेस्ट में एडेप्ट कर लेती है, डेजर्ट में भी एडेप्ट कर सकती है, कोल्ड माउंटेन जो स्लूप्स होती है कोल्ड माउंटेन की उसमें एडेप्ट कर लेती है। जो ये ज़्यादातर नॉक्टरल्स होते हैं, ये निशाचर होते हैं और ये रात में एक्टिव होते हैं। जो बल्कि जो डे गीको होते हैं वो दिन में एक्टिव रहते हैं और ये आपके किस पे जिंदा रहते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं और फ्लावर्स का जो रस होता है उसे पीते हैं। और जो अदर स्पीसीज गीको की इंडिया में मिलते हैं उसको बोलते हैं इंडियन गोल्डन गीको बोलते हैं। ठीक है, उसे WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में 1972 में शेड्यूल 1 में उसे वो मिला है। और ये कहाँ पे मिलते हैं इंडियन गोल्डन गीको? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। और आयुष्मान की रेड लिस्ट में से लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाला गया है। और टोके गीको को वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में डाला गया है और आयुष्मान की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न में डाला गया। अगला आर्टिकल हमारा बायोमास इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बायोमास इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है, एक नई बायोमास बेस्ड बॉयलर टेक्नोलॉजी के थ्रू एक बॉयलर टेक्नोलॉजी जो कि अभी क्या नाम आपका ये लॉन्च की गई है इंडिया में। कहाँ पे? हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, वहाँ पे लॉन्च की गई है। एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि आपके बायोमास को यूज करके उसे जनरेट उससे एनर्जी जनरेट करके स्टीम जनरेट की जाती है। स्टीम से आपका टरबाइन घुमाया जाता है, टरबाइन से जनरेटर घूमते हैं, जनरेटर से आपकी बिजली बनती है, बिजली को ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू। कहने का मतलब बायोमास को फुल्ली यूटिलाइज किया जा रहा है, उससे एनर्जी क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा रही है। ठीक है, इसलिए इसका नाम बोला गया बायोमास बेस्ड बॉयलर। बॉयलर में क्या होता है, स्टीम जनरेट की जाती है। देखो बायोमास को बर्न किया जाता है, बर्न करने से वहां पर आपकी हीट जनरेट होगी। फर्नेस में हीट जनरेट होने से जो वाटर होता है आपका मिनरल वाटर होता है, ठीक है, उसको क्या आपका वो किया जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने से वो सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगी। सुपर हीटेड स्टीम देखिए तीन तरह की स्टीम होती है। एक एक तो आपका आपका क्या होता है, सैचुरेटेड स्टीम होती है, सुपर हीटेड स्टीम होती है, डी सुपर हीटेड स्टीम होती है। ठीक है, सैचुरेटेड स्टीम में आपका क्या रहेगा, सैचुरेटेड स्टीम में लिक्विड भी रहेगा और स्टीम भी रहेगा। अगर वो उसका टेम्परेचर डाउन करा जाए तो उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, उसकी सिर्फ लेटेंट हीट को आप यूज करके उसको वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसकी फेज चेंज होगी। मगर सुपर हीटेड स्टीम की क्या आपकी फेज चेंज नहीं होती है, वो स्टीम फॉर्म में ही रहती है मगर उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है सेम टेम्परेचर ओ सेम प्रेशर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टीम बनेगी उससे क्या है, टरबाइन रोटेट होगी। टरबाइन रोटेट होने से जो कंडेंसेट क्रिएट होगा उसका टेम्परेचर डाउन करके दोबारा से इसमें बॉयलर में भेज दिया जाएगा। बॉयलर में जाने के बाद वो कंडेंसेट दोबारा से वेपराइज होगा, तो एक साइकिल चलती रहेगी और ये टरबाइन जो चलेगा इसके थ्रू एक शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट किससे कनेक्टेड रहेगी, जनरेटर से कनेक्टेड रहेगी जिसे हम डायनोमो बोल सकते हैं। डायनोमो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू और आपके रेजिडेंशियल एरिया में होम होल्ड्स में आपके हाउस होल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे यही बोला है कि इसमें जितने भी आपका एग्रीकल्चर रेजिड्यू होता है वो सभी कंज्यूम किया जा सकता है। इसकी हेल्प से आप स्टबल बर्निंग की जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। आप जानते हो कि गर्मियों के टाइम में जो आपके ये पंजाब और यूपी के जो किसान होते हैं वो आपकी किसकी धान की फसल उगाते हैं। धान में जो आपका ये डंठल टाइप बच जाता है, मान लीजिए धरती है इसमें आपने चावल उगाए, चावल तो आपने काट लिए पर ये जो स्टबल बन गए वो ये छोटा सा पार्ट बच गया, इसको वो उखाड़ते नहीं जला देते जिससे धुआं बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और ये धुआं हवा की वजह से दिल्ली में एंटर कर जाता है, दिल्ली यूपी में एंटर कर जाता है जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, इतना ज़्यादा डाउन चला जाता है कि वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे वहाँ के रहने वालों को बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, होने के चांसेस रहते हैं और हो भी जाती है। तो इसलिए इस चीज़ की ये बहुत बड़ी समस्या है स्टबल बर्निंग की। तो इसको इस चीज़ से निजात पाने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि ये सारा स्टबल जो है आपका एज ए फ्यूल काम आ जाएगा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में। तो अगले उस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला गया 2.6% जो कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो आपकी कहाँ से आपकी मीट कर रही है, यानी कि कहाँ से पूरी हो रही है, वो बायोमास से पूरी है। यानी कि बायोमास की बर्निंग को करके हम
बायोमास बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी जो आप कर रही वो जनरेट कर रहे हैं। ग्लोबल जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का बताओ 2.6% बायोमास से ली जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके थोड़े से हाईलाइट को देख लेते हैं। ये क्या नाम, ये पीछे बताना भूल गए, डेनमार्क बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये हमने ईजाद नहीं किया, डेनमार्क ने ईजाद किया है। अब देखो, ऐसा आपको इसको देख के लग रहा होगा कि ऐसी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें बड़ी बात है। इसमें क्या बड़ी बात है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, पहले ही पढ़ लेते हैं। ये जो बॉयलर की कैपेसिटी होगी 75 टन पर आवर की होगी, और इससे 15 मेगावाट आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। 15 मेगावाट एक बहुत बड़ी कॉलोनी को, आपकी एक बहुत बड़े प्लांट को, जो आपके यूरिया प्लांट होते हैं, अमोनिया प्लांट होते हैं, उनको चलाने के लिए तो सफिशिएंट है, मगर उसके साथ साथ आपकी एक बहुत बड़ी टाउनशिप को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इतना होता है 15 मेगावाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डेनमार्क बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये प्लांट में फायर, जो बायोमास को फायर करके एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, और उससे हम आपका क्या करते हैं, एनर्जी को क्रिएट करते हैं। फ्यूल को आसानी से इसमें हैंडल किया जा सकता है। इसमें क्या है, वाइब्रेटिंग ग्रेट लगे होते हैं। वाइब्रेटिंग ग्रेट लगे होने की वजह से ये जो क्या है, ग्रेट जो है स्टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फ्यूल को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्यूल क्योंकि वाइब्रेट होते रहते हैं, जो फ्यूल की हर एक टाइप की जो फ्यूल है, अलग अलग फ्यूल की डेंसिटी है, क्योंकि बायोमास की जो उसमें हम फ्यूल डालेंगे, बायोमास कोई लिक्विड फॉर्म में डालेंगे, कोई सॉलिड फॉर्म में डालेंगे, कोई किसी फॉर्म में डालेंगे, तो उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी। तो वाइब्रेटिंग ग्रेड्स है ना, तो उनकी डेंसिटी को होमोजीनियस बना देता है, मिला देता है, जिससे कि उसको जलने में, बर्न होने में आसानी होती है। और इसको, इसकी जो आपकी फर्नेस है, इसका जो आपकी ये है क्या नाम, बॉयलर है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें जैसे लिखा भी हुआ है, बायोमास वाइब्रेटिंग ग्रेड एक्मोडेट बायोमास ऑफ एवरी डेंसिटी, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फ्यूल का काफी हद तक कम हो जाता है, यानी कि 15 से 20% तक बच जाता है। वो मतलब परसेंटेज 15 से 20% तक रह ही जाती है। ये वाइब्रेटिंग ग्रेड सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको, जो फायर एग्रो रेजिड्यू होता है, वो हर एक साइज के उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इससे हमारी एनर्जी कंज्यूम्शन की सेविंग होती है, और बायोमास एनर्जी से हम काफ़ी हद तक एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें कन्वेंशनल बॉयलर में और एडवांटेज जो बताई गई, कन्वेंशनल बॉयलर से हम जो एनर्जी ले रहे हैं उसमें क्या बताई गई है, जो आपके कन्वेंशनल एग्जिस्टिंग बॉयलर है उसमें क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के एग्रो रेजिड्यू को ही आप बर्न कर सकते हो, जैसे पैडी हस को बर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी बॉयलर में कुछ भी बर्न कर दोगे, नहीं नहीं, कोई भी बॉयलर स्पेसिफिक आपके उसको लिए बना होता है, फ्यूल के लिए बना होता है। मगर इसमें क्या है, जो बायोमास बेस्ड बॉयलर ये बनाया है, इसमें आपको किसी भी तरह का बायोमास आप बर्न कर सकते हो। मगर जो कन्वेंशनल बॉयलर होता है वो पर्टिकुलर किसी एक के लिए बना होता है, या तो पैडी के लिए बने होंगे, या वो आपको पैडी हस के लिए बने होंगे, मस्टर्ड के लिए बने होंगे, या कोई और किसी रेजिड्यू के लिए बने होंगे। मगर इसमें ऐसा नहीं, ये ऑल परमिटेड है। कहने का मतलब हर तरह का रेजिड्यू इसमें डाला जा सकता है। तो यही सब इसमें बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बायोमास के बारे में जान लेते हैं। बायोमास क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि हमें प्लांट से और एनिमल से मिलता है। बायोमास को हम क्या करते हैं, हीटिंग करने के लिए यूज करते हैं, पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं, और आपका हीट और पावर को, एफिशिएंसी को कंबाइन करके यूज बनाने में यूज करते हैं। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैं पीछे बता चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इससे क्या होता है कि पहले तो इसका क्या होता है, जैसे कि आप कंबसन करते हो, कंबसन करने से जो बायोमास मटेरियल है वो जलता है, और एग्री वेस्ट आपका जो है थोड़ा सा जो वैसा हो, जो अनबर्नेबल वेस्ट है, तो वो रिमूव हो जाएगा। इसमें कुछ गैस क्रिएट हो, कौन सी गैस क्रिएट, सिंथेसिस गैस क्रिएट होती है। ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखती है, इसको हम एज ए आपका फ्यूल यूज कर सकते हैं। इसके जो आपका रेजिड्यू बचता है उसका पायरोलिसिस किया जा सकता है। बायोमास का पायरोलिसिस में क्या होता है कि आप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो भी रेजिड्यू आपका होता है उससे आप गर्म करते हो। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी तो बर्न हो जाएगा। तो विदाउट ऑक्सीजन अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हीट करोगे, तो आपका एज ए वो लिक्विड में ऑयल में चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपका पायरोलिसिस की वजह से इसकी यील्ड को बायो ऑयल में हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन किया जा सकता है। एनारोबिक डाइजेशन में क्या है कि आपकी नेचुरल गैस क्रिएट होती है, जिसमें मीथेन आपकी 84% होती है। ठीक है, सॉरी 98% होती है, 90.98% होती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है, किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
ये हमें जानना है। अगला आर्टिकल हमारा तेलंगा फॉर्मेशन डे के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई कब फॉर्म हुआ था। देखिए, तेलंगा फॉर्मेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 2 जून को, क्योंकि हम जानते हैं परसों 2 जून था, तो उसके तेलंगा फॉर्मेशन डे था। इसको तेलंगाना में बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया गया। आप ये इंडिया का मैप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे तेलंगाना है, इसके साथ साथ ये यहाँ पे आपका कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, इधर कर्नाटक हो गया। ठीक है, इधर इस तरह से ये घिरा हुआ है पूरे उससे। तो यहाँ पे आप इसके सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है। ठीक है, ये आपका कुछ कुछ फेमस हुआ है, गोलकोंडा फोर्ट हो गया। ठीक है, तेलंगाना आपका ये याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तेलंगाना आपका 29वां स्टेट है भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को नॉर्दर्न वेस्टर्न जो आंध्र प्रदेश था उससे सेपरेट हो गया था। 29वां स्टेट बन गया था तेलंगाना इंडिया का। तो ये कैसे, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? जो आंध्र प्रदेश एक्ट 1953 है, ये सबसे पहले कि इसके थ्रू क्या फॉर्म हुआ था, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था, उसको हम आंध्रा बोल रहे थे। ठीक है, इसमें क्या था, ये किस बेसिस पर बना, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है उनको, और जो ये कहाँ से लिए गए थे, मद्रास से लिए गए थे। जो वो जो उस टाइम पे, अभी तो तमिलनाडु में मद्रास को अभी क्या बोलते हैं, तमिलनाडु बोलते हैं, मगर उस टाइम पे स्टेट ऑफ मद्रास बोला जाता है। वहां से जो तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी है उसको इसमें मिला लिया गया था, तो आंध्र प्रदेश बन गया था। किस एक्ट के थ्रू? आंध्र प्रदेश एक्ट 1953 के थ्रू। फिर आया आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। उसमें क्या किया गया, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो हैदराबाद के थे, जो कि आंध्र प्रदेश का स्टेट है, उन्हें एनलार्ज करने के लिए, आंध्र प्रदेश स्टेट को एनलार्ज करने के लिए हैदराबाद स्टेट के तेलुगु स्पीकिंग और आंध्र प्रदेश स्टेट के तेलुगु, उनको एक साथ मिला लिया गया। इससे पूरे आंध्र प्रदेश काफी क्षेत्र में बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आया आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, जिसमें तेलंगाना बना। तो अंत में आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया गया 2 पार्ट में। एक तो बन गया आपका आंध्र प्रदेश, इसको रेजिड्यू बोलते हो, और जो मेन आपको बना तेलंगाना बना। ठीक है, कैपिटल क्या है, हैदराबाद है तेलंगाना की। ये किस किस के साथ बॉर्डर में मिलता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसके जो आइकन्स है तेलंगाना के मेन में, जैसे स्टेट वर्ड क्या है, पाला पित्ता है। ठीक है, इसको इंडियन रोलर भी बोलते हैं, ब्लू जे भी बोलते हैं, ये आप देख रहे होंगे, इंडियन रोलर, ब्लू जे, पाला पित्ता। ठीक है, इसका स्टेट आपका फ्लोर क्या है, स्टेट फ्लोर टुंगेडू है। टुंगेडू, टुंगेडू मतलब आपका टेनस खासिया इसको बोलते हैं। ठीक है, आपका स्टेट एनिमल कौन सा है, स्टेट एनिमल है आपका जिनका, जिसको डियर भी बोला जाता है, ये आपका जिनका है, जिनका। ठीक है, और आपका स्टेट ट्री कौन सा, स्टेट ट्री है जम्मी चेटू। जम्मी चेटू, ये आपका स्टेट ट्री है तेलंगाना का, जम्मी चेटू। ठीक है, अब थोड़े से फेमस फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। फेमस फेस्टिवल उगाड़ी, जो कि नया साल होता है। श्री रामनवमी, श्री रामनवमी, हम जिसे रामनवमी बोलते हैं उन्हें श्री रामनवमी बोलते हैं। बोनालू, विनायक चतुर्थी, यानी कि जो गणेश चतुर्थी होती है वो विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। दशहरा, दिवाली, संक्रांति, होली, महाशिवरात्रि, ये तो सेलिब्रेट किए जाते हैं। दशहरा जो मेन फेस्टिवल है। ठीक है, अब वहाँ के नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क आपके कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर, हरिना, वसंत वनस्थली नेशनल पार्क, मृगावणी नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जान लेते हैं। किन्नरसेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इटूरू ग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावल टाइगर रिजर्व, लंजा मुगुडू शिवराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर सीसालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोचाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्राणिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट इसमें ज़्यादा चलता है, कृष्णा रिवर पे चलता रहता है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा ट्रिकोमैली पोर्ट ऑफ श्रीलंका के बारे में। तो ट्रिकोमैली पोर्ट ऑफ श्रीलंका में क्या है, कि श्रीलंका क्या, ये न्यूज में चला है, श्रीलंका ये प्लान कर रहा है इसको पोर्ट को डेवलप करने के लिए, इसे इंडस्ट्रियल हब बनाना है। इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जो श्रीलंका की पोर्ट अथॉरिटी है इसे स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट करेगी, इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाएगी और एक एनर्जी हब बनाएगी, जिससे कि एक आपका इंडस्ट्रियल हब बन सके। ये आप देख रहे होंगे, ये रहा श्रीलंका, ये है आपका ट्रिनकोमाली हार्बर। ठीक है, और यहाँ से कितनी दूर है, ये यहाँ पे आपका लगभग आपको मिलेगा, इंडिया है ये आपका यहाँ पे चाइना, चेन्नई मिलेगा, चेन्नई मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और आपका पिक्चर में देख सकते हो ट्रिकोमाली आपका पोर्ट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़े से हाईलाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, तिरुकोणमल पोर्ट के बारे में। इसका नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट और श्रीलंका, ये श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे स्थित है। ठीक है, पेनिनसुला है ये, करके तिरुकोणमली बे में स्थित है, जिसे आप कोडियार बे भी बोलते हैं। तिरुकोणमली चेन्नई के बिल्कुल पास में है। ठीक है, अगर इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में जाने तो इसकी जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसकी इसलिए सिग्निफिकेंस ज़्यादा है क्योंकि अभी जैसे आप जानते हो कि चाइना जो है अपना हम्बन टोटा पोर्ट को डेवलप कर रहा है, तो इस वजह से इंडिया यहाँ पे अपना क्या है, ये पोर्ट डेवलप जो कर रहा है इंडिया अपना। ठीक है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इसकी इसलिए सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया ने भी, जापान ने भी, यूएस ने भी अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शो किया है। ये एक तरह का डेडिकेट पोर्ट टर्मिनल, जिस पे आपकी लंकन इंडियन ऑयल कंपनी, जो कि आईओसीएल की बनाई हुई कंपनी है, वो काम करती है। टोक्यो सीमेंट फैसिलिटी काम करती है, ग्रेन फैसिलिटी के लिए फ्लोर फैक्ट्री है, और टी टर्मिनल है ये। ठीक है, और यहाँ पे जेटी भी, बल्को जो कार्गो आते हैं, उनको सामान को जेटियों से इधर उधर लाया ले जाए, जैसे कोल, जिप्सम, सीमेंट। ठीक है, और ये दूसरे पोर्ट जो है इसके, उनको भी डिकंजेस्ट करता है, क्योंकि अगर दूसरे पोर्ट का लोड इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो बाकी दूसरे पोर्ट डिकंजेस्ट हो जाएंगे। इसलिए इसका नॉन कंटेनराइज कार्गो ट्रैफिक, ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट ऑफ नॉन कंटेनराइज कार्गो ट्रैफिक, इसकी फॉर्म में से डेवलप करते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि इंडिया के लिए इसका महत्व क्या है। इंडिया के लिए इसका महत्व जो ये है कि जैसे कि आपका चाइना हम्बन टोटा पोर्ट पे वो बना के बैठा हुआ है, कब्जा बना के उन्होंने 99 साल के लीज पे लिया, तो इंडिया के लिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए जो ये एक तरह से नेचुरल हार्बर कहा जाता है एशिया में, ये फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर्स है, वन ऑफ द फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर है एशिया में। तो इंडिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी चाइना के इन्फ्लुएंस को देखते हुए। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया बैलेंस करने के लिए चाइना को। ठीक है, इंडिया तिरकोन वैली पोर्ट को डेवलप करने में श्रीलंका का साथ देगा। और ट्रेड रूट की अगर हम बात करें, लंका से इंडियन ऑयल का जो कंपनी है वहाँ से ट्रेड रूट बहुत ज़्यादा होता है श्रीलंका का। ठीक है, इसलिए इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रेड की वजह से। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्या नाम, ये डिस्कशन। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।